हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारे क्लास 12th फाइन आर्ट्स की वन शॉट सीरीज, जिसमें अब तक हमने 7 चैप्टर्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है डिटेल में। और आज हम अपने लास्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि है द लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, जिसे हम 20 मिनट्स में अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक 8 के 8 चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर लिया है, अलोंग विद वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर की। और अब हम एक और सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखेंगे फाइन आर्ट्स के, जो पहले आ चुके हैं, जिससे और आंसर राइटिंग की जो भी टेक्निक्स हैं या फिर क्या आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है इसका नाम ही बहुत पावरफुल है, लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस। इसका मतलब ये है कि हम जो आर्ट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कैसे आर्ट इवॉल्व हुआ, बल्कि वो आज भी जिंदा है, आज भी लोग उसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब तक हमने देखो कौन कौन से आर्ट पढ़े थे अभी तक हमने पढ़े मुगल आर्ट, राजपूत, कंपनी स्कूल देखा था, बंगाल स्कूल देखा था। तो ये जितने भी आर्ट हमने देखे, ये सब कोर्ट बेस्ड आर्ट था कि कोर्ट में बन रहे थे। पर सोचो कि गांव के लोग जो हैं या जंगल में जो लोग रहते हैं, पहाड़ों डेजर्ट्स में जो रहने वाले लोग होते हैं, क्या वो क्रिएटिव नहीं थे? वो भी तो क्रिएटिव थे। बस उनका जो आर्ट है वो पैलेसेस के लिए नहीं था, रोज की जो जिंदगी है उसके लिए ही होता था उनका जो आर्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिविंग लिखा गया है। अब जो एनसीईआरटी है वो खुद एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? कि जो कोर्ट पेंटर्स हैं वो आखिर आए कहां से थे? तो सिंपल सा आंसर यही है कि जो कोर्ट आर्टिस्ट थे, वो जो लोग थे, वो पहले लोकल आर्टिस्ट ही थे। ठीक है, जो पहले अपने गांव में, अपने घर पे, मंदिर में रिचुअल्स के लिए आर्ट बनाते थे। लेकिन उसके बाद वो मतलब कोर्ट में चले गए थे, फिर वो वहां कोर्ट में आर्ट बनाने लगे थे, तो वो लोकल आर्टिस्ट ही। तो यहाँ पे एक चीज और समझो आप, कि जो इंडिया है वो हमेशा से एक इंडिजिनस जो नॉलेज होता है उसका स्टोर हाउस रहा है। कि यहाँ पे जो आर्ट है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। जैसे माँ से बेटी ने सीख ली वो आर्ट, या बाप से बेटे ने सीख ली, किसी गुरु ने अपने शिष्य को सिखा दी। तो ऐसे लीनियज बाय लीनियज वो जाती है, जो आर्ट है वो फ्लो करती है। यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है आर्ट का, कोई एग्जाम नहीं है, बस प्रैक्टिस है और ट्रेडिशन है, कि ट्रेडिशन तो चलता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन। तो कोई भी आर्ट स्कूल्स नहीं थे, जनरेशन बाय जनरेशन ही पास हुआ है जो ये इंडिजिनस नॉलेज है, और प्रैक्टिस से ही लोगों ने सीखी है। और यहाँ पे एक और चीज है कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। अलग अलग नाम कैसे दे दिए? जैसे फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट, रिचुअल आर्ट, इस तरीके से, या क्राफ्ट है। पर जो एनसीईआरटी है वो एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि जो आर्ट और जो क्राफ्ट है उसके बीच में एक पतली सी लाइन है, बहुत पतली सी लाइन है। लेकिन दोनों ही, जो आर्ट है और क्राफ्ट है, दोनों में, जैसे क्राफ्ट और जो आर्ट है ना, इसमें पतली सी लाइन है, ऐसे एनसीईआरटी कहता है। लेकिन देखो, दोनों में क्रिएटिविटी होती है, दोनों में ही ब्यूटी होती है, तो कॉमन चीजें भी हैं इनमें। फिर अगर हम एंशियंट रूट्स को देखते हैं, कि जो आर्ट है ये कोई नया नहीं है, कि ऐसे नहीं है अभी बना है। ये केव पेंटिंग से लेके इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां तक लोग अपने जो हाथों से ही मतलब ब्यूटी को क्रिएट करते थे। कि जो पहले आदिवासी लोग होते थे, बहुत पहले, मतलब स्टार्टिंग में जब सिविलाइजेशंस नहीं थी, उस टाइम पे लोग केव्स में पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद किसी पत्थरों पे और इन्हीं चीजों पे पेंटिंग्स बनने लगी। तो बहुत पहले से आर्ट चलता आ रहा है, लोग अपने हाथों से इन्हीं चीजों को बनाते थे। पोर्ट्स वगैरह बनते थे, ज्वेलरी बनती थी, टॉयज, आइडल्स वगैरह बनते थे। तो ये सब कुछ आर्ट ही तो था, अलग थोड़ी था कि जो भी चीजें ये बनाते आ रहे हैं वो सब कुछ आर्ट था। और यहाँ पे क्या है कि जो ये आर्ट है ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी था। कि जैसे जो चीज घर के काम आती थी वही मार्केट में बिकती भी थी। कि जैसे कोई पोट्स वगैरह बनाए हैं तो वो घर में काम आते हैं पोट्स, तो वो फिर मार्केट में बिक जाता था। इसीलिए जो एनसीईआरटी है वो ये कहता है कि देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, वो आप याद रखना, इंस्टिंक्टिव एस्थेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्यों कहा है इंस्टिंक्टिव एस्थेटिक एक्सप्रेशन? ये एक लाइन है, ये आप आंसर में भी लिख सकते हो। क्योंकि जो चीज घर में काम आ रही है वही चीज मार्केट में बिक रही है, तो आर्ट यूजफुल भी था।
इसके बाद जो मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न रीडिस्कवरी देखते हैं, इसमें क्या है कि जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं वो जब इन ट्रेडिशंस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मतलब ऐसे कोई भी ये ट्रेडिशंस या आर्ट ट्रेडिशंस देखी, पेंटिंग्स वगैरह देखी, तो उन्हें ऐसे लगता है कि यही असली इंडिया है, कि इंडिया में भी वही और वेस्ट में भी, मतलब जो फोक आर्ट है वो इंडिया में और वेस्ट दोनों में एक इंस्पिरेशन बन गया था, कि वेस्ट वाले हैं वो भी अब कॉपी कर रहे हैं इंडिया को, तो इतनी अच्छी जो पेंटिंग्स है वो बनाई जा रही थी। तो आर्टिस्ट ने क्या रीडिस्कवर किया था, फोक आर्ट, जो हमारे इंडिजिनस स्टाइल था उसको रीडिस्कवर किया था, और ये एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है मॉडर्न आर्ट के लिए, बोथ इन इंडिया और जो वेस्टर्न एरियाज है वहां पे भी। इसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम देखते हैं तो वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है उनको एक नई लाइफ मिल गई थी, कि हर एक स्टेट ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई थी, कि जैसे राजस्थान का जो स्टाइल था वो अलग था, ओडिशा का जो स्टाइल था वो अलग था, बिहार का स्टाइल कुछ और था। तो इस तरीके से हर एक स्टेट अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी दिखा रहा था उस टाइम पे। फिर अगर हम पेंटिंग ट्रेडिशंस देखो, इस चैप्टर में हमें दो ट्रेडिशंस देखने हैं, पेंटिंग ट्रेडिशंस और जो स्कल्पचर के ट्रेडिशंस है। तो अब हम पेंटिंग ट्रेडिशंस को देखते हैं, कि एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग ट्रेडिशंस है उनको देख लेते हैं, जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। देखो पेंटिंग ट्रेडिशन से तो यहाँ पे मिथिला है, वॉरली है, गोंद है, पिथोरो है, पट्ट पेंटिंग या फिर जो फार्ड पेंटिंग होती है वो है। तो ये नाम आप याद रखना, इनका एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मिथिला या फिर मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है, तो जो मिथिला या फिर जो मधुबनी पेंटिंग्स होती है ये मोस्टली विमेन बनाती थी। ठीक है, मोस्टली कौन बनाता था, विमेन बनाती थी, और शादी के टाइम पे ज्यादातर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी जब शादी होती थी। ऑलमोस्ट ये एक मतलब कंपल्सरी रिचुअल माना जाता था, सेरेमोनियल आर्ट था, शादी के टाइम पे कंपल्सरीली जो ये मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बनाई जाती थी। और ये कहाँ का है, बिहार का। ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ये पेंटिंग्स बिहार में बनाई जाती थी, विमेन बनाती थी, सेरेमोनियल आर्ट था। ये चीजें आप याद रखना। अब हम ओरिजिन देख लेते हैं मिथिला का। तो जो लेजेंड है वो कहते हैं कि जब सीता और राम का विवाह हुआ था तब से ये जो परंपरा है ये चलती आ रही है। ठीक है, तो ये विदेह रीजन में जहाँ पे सीता बोर्न हुई थी, तो वही वाला रीजन है, वहां पे ज्यादा था मतलब ज्यादा चलती थी मिथिला पेंटिंग्स। और जब सीता और राम की शादी हुई थी तब से ये शुरू हुई थी, उस टाइम पे ये पेंटिंग बनी थी। और उसके बाद ये ट्रेडिशन बन गया था कि बिहार के एरियाज में जब भी शादी होती है तो मिथिला पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पेंटिंग्स बनाई कहाँ जाती हैं। तो हर जगह का मीनिंग अलग होता है, कि अलग अलग जगह पे बनाई जाती है और हर एक जगह का अलग मीनिंग होता है। जैसे जो घर की स्पेसेस हैं ये तीन, जो आउटर कोर्टयार्ड है वहां पे डेली लाइफ के सीन्स बनाए जाते थे। ठीक है, कि जो डेली लाइफ के जो भी सीन्स होते हैं उसकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। उसके बाद जो वेरांडा होता था, वेरांडा में जो फैमिली डाइटीज वगैरह होती है उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और उसके बाद जो कोहबर घर होता है, जो एक पार्ट होता है घर का, वहां पे जो सबसे ज्यादा सैक्रेड जो भी डाइटीज होती है उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए कि कोर्टयार्ड में डेली लाइफ के सीन्स की पेंटिंग्स बन रही है, वेरांडा में जो हमारे फैमिली डाइटीज है उनकी पेंटिंग्स बनाई जा रही है, और जो कोहबर घर है वहां पे जो सबसे ज्यादा सैक्रेड, जो मोस्ट सैक्रेड डाइटीज होती है वो पेंटिंग्स बनती थी। उसके बाद अगर हम देखें कि जो कोहबर घर होता है, कोहबर घर एक पार्टी होता है घर का, जो बैक साइड होता है घर की, वहां पे मतलब सबसे इनर मोस्ट जो रूम होता है वहां पे क्या होता है कि एक लोटस बनाया जाता था, लोटस का सिंबल बनाया जाता था। और ये जो लोटस है ये किस चीज को डिपिक्ट करता था, फर्टिलिटी को, क्रिएशन को, लाइफ को, उस चीज को ये सिंबलाइज करता था। ये लोटस का जो सिंबल है, ये तांत्रिक मीनिंग अगर होता है तो इसका एक तांत्रिक मीनिंग क्या होता है कि मतलब इसमें एक तांत्रिक मीनिंग होता है फर्टिलिटी और क्रिएशन, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्पेशल रूम होता था। जो कोहबर घर होता था वो स्पेशल रूम होता था सबसे ज्यादा। अब अगर हम स्टाइल और टेक्निक की बात करें तो जो मिथिला पेंटिंग है उसका एक गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल क्या होता है कि कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना, सब कुछ भर दो। मतलब पूरे अगर यहाँ पे मैं कोई पेंटिंग बना रही हूँ तो यहाँ कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ मैंने कुछ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ बनाना होना चाहिए। तो सन, मून, फिश, बर्ड्स, सब सिंबल्स यूज होते हैं, प्रोस्पेरिटी, इटर्निटी, वेलबींग, मतलब इनको सिंबलाइज करते हैं ये सिंबल्स। इसके बाद हम वॉरली पेंटिंग्स देखते हैं। तो जो वॉरली पेंटिंग्स है वो ज्यादातर कहाँ बनाई जाती थी, महाराष्ट्र में। हमने अभी अभी क्या देखा था, इन चीजों को याद रखो कि जो मिथिला पेंटिंग्स है वो कहाँ बनाई जाती थी, वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी बिहार में।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मिथिला या फिर जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो बिहार में बनाई जाती थी, वॉरली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र में बनाई जाती थी। साथ में जो वॉरली पेंटिंग है वो बिल्कुल सिंपल सी और ज्योमेट्रिक होती थी। ब्राउन कलर की वॉल होगी और उस पर व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर कहाँ से आता था, जो राइस पेस्ट होता है ना, उससे ये पेंटिंग बनाई जाती थी। याद रहेगा कि मड की वॉल्स हैं तो ये ब्राउन कलर की वॉल्स होती थी, और उसमें राइस का पेस्ट है तो व्हाइट कलर की ये जो पेंटिंग से बनाई जाती थी, सिंपल सी होती थी, ज्योमेट्रिक शेप से बनाई जाती थी। अब हम वॉरली चौक के बारे में देख लेते हैं कि जो वॉरली का सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है वो है चौक। ठीक है, वॉरली की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है चौक, ये याद रहेगा। और ये जो पेंटिंग है ये मतलब किस चीज को सिंबलाइज कर रही है, ये शादी को, फार्मिंग या फिर जो नया सीजन होता है उस चीज को ये सिंबलाइज करती है। यहाँ पे फर्टिलिटी रिचुअल्स होती है, इस वजह से जो वॉरली चौक है ये मैरिड वुमेन ही बनाती थी। ये जो पेंटिंग है, ये चौक जो पेंटिंग है ये सिर्फ मैरिड वुमेन बनाती थी फर्टिलिटी रिचुअल्स के लिए। सिंबलाइज किस चीज को करता था, शादी को, फार्मिंग को, एक नए सीजन को। तो ये उन सभी चीजों के लिए ये बनाया जाता था कि शादी का टाइम हो तो तब बना लेते थे, फार्मिंग का टाइम हो, नया सीजन आ रहा हो, तो उन चीजों में इस पेंटिंग को बनाया जाता था, चौक को। अब हम वॉरली के गॉड्स देखते हैं, भगवान देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में होता है पालघाट। पालघाट में फर्टिलिटी गॉडेस बनाई जाती है। साथ में पंचसिर्य देवता होता है, मतलब 5 हेडेड जो गॉड होता है वो बनाया जाता है, जिसको खेत का रक्षक माना जाता है। पंचसिर्य देवता जो होता है उनको क्या होता है, खेत का रक्षक माना जाता था, तो गार्जियन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, और पालाघाट मदर गोडेस जो फर्टिलिटी गोडेस होती है। उसके बाद हम वॉरली के लाइफ सीन्स देख लेते हैं कि जो वॉरली है वो सिर्फ पुरानी कहानियां ही नहीं दिखाता था, बस शहर वगैरह ये चीजें हैं, ये चीजें वो दिखाता था, वही आर्ट बन जाता था। मतलब जो भी चीज वॉरली ने दिखाई, वॉरली जो स्कूल है इस तरीके से आप मान सकते हो, जो रीजन में पेंटिंग्स बनती थी तो वहां पे एवरीडे लाइफ भी होती, जैसे वो फार्मिंग के सीन्स दिखा दिए, डांसिंग के सीन्स दिखा दिए, कुछ मॉडर्न सीन्स दिखा दिए सिटी के, कोई बस है, कोई स्कूल है, मतलब इस तरीके की चीजें। अब हम आते हैं हमारी थर्ड पेंटिंग पे जो कि है गोंद पेंटिंग। तो गोंद पेंटिंग कहाँ पे चलती थी, मध्य प्रदेश में। अब दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले मिथिला या फिर मधुबनी पेंटिंग देखी थी जो बिहार में बनाई जाती थी। उसके बाद हमने वॉरली पेंटिंग देखी जो महाराष्ट्र में बनाई जाती थी। अब थर्ड हम देख रहे हैं गोंद पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में बनाई जाती थी। तो जो गोंद लोग हैं वो नेचर को पूजते थे। गोंद एक ट्राइब थी, ठीक है, तो जो उस ट्राइब के जो लोग थे वो नेचर को पूजते थे, इसलिए जो उनकी पेंटिंग्स है उसमें हमें एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमंस सब कनेक्टेड दिखते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिथोरो पेंटिंग। पिथोरो पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश में बनाई जाती थी। और पिथोरो पेंटिंग तब बनती थी जब कोई विश पूरी होती है, जैसे थैंक्स गिविंग जो होता है ना, उसके लिए ये पेंटिंग बनाई जाती थी। ये थैंक्स गिविंग आर्ट था। ठीक है, अब यहाँ अगर पिथोरो का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिथोरो के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऊपर की साइड पेंटिंग में हेवन बनाया जाता है और नीचे की साइड अर्थ होता है, बीच में एक वेवी लाइन होती थी। तो ये रथवा लोग जो थे उनका वर्ल्ड व्यू है। रथवा मतलब ये जो पिथोरो पेंटिंग है ना, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो रथवा भिल्स जो है ये एक ट्राइब है। ठीक है, तो ये ट्राइब पिथोरो पेंटिंग बनाती थी, जो रथवा भिल्स थे। तो वो बनाते थे इसको, बीच में एक वेवी लाइन बनाएंगे, ऊपर की साइड हेवन दिखाया जाएगा, नीचे की साइड में अर्थ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वर्ल्ड को देखने का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पट पेंटिंग। पट पेंटिंग को स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। तो पट पेंटिंग जो है ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होती थी, इसको खोल के कहानी सुनाई जाती थी। कि मतलब एक जगह ऐसे मैंने पेंटिंग दिखाई आपको कोई, तो वो जो लोग होते हैं वो ऐसे पेंटिंग दिखाते हैं और उसकी एक स्टोरी सुनाते हैं कि लोग उन पेंटिंग को देख सकते हैं, और साथ में स्टोरी सुनाई भी जाती थी। तो इस तरीके से पट पेंटिंग होती थी जो सिर्फ देखी नहीं जाती थी, सुनाई भी जाती थी, क्लॉथ पे बनती थी, पाम लीफ पर भी बनाई जाती थी। अब जो पटुआ जो होता था, पटुआ क्या होता है कि मैंने अभी कहा ना कि पट पेंटिंग में सिर्फ दिखाया ही नहीं जाता था, सुनाया भी जाता था। तो जो पटुआ है वो गांव गांव जाता था, वो पेंटिंग दिखाता था और साथ में कहानी गा के सुनाता था कि लोग पेंटिंग देख रहे हैं और साथ में जो पटुआ है वो उस कहानी को भी सुना रहा होता था। अब हम ओडिशा एंड बंगाल पट देखते हैं।
तो जो पूरी पट है उसका सेंटर है जगन्नाथ। पूरी में एक जगह है जहां पे पट पेंटिंग होती है और उसका सेंटर क्या है, जगन्नाथ, कि जगन्नाथ के वहां पे थीम्स होते हैं। मंदिर की जो रिचुअल्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो सब कुछ पेंटिंग्स में ही आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो टेम्पल के जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ तो पूरी में है ये जगन्नाथ, ये चीज आप याद रख लेना। अब यहाँ पे अगर टेक्निक देखिए तो यहाँ पे एक कपड़ा प्रिपेयर किया जाता है, जो पूरी में जगन्नाथ पेंटिंग्स बनती है उसके लिए बता रही हूं मैं। तो वहां पे एक कपड़ा होगा, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेचुरल कलर्स लिए जाते हैं, उससे पेंटिंग बनाई जाती है, और लास्ट में लैक्वर होता है, वो लगाया जाता है ताकि पानी से वो जो पेंटिंग है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये आपको याद रखना है कि पट जो होता है ना, वैसे भी वो एक कपड़ा ही होता है, मतलब इस पे जगन्नाथ की पेंटिंग्स बनती थी। इसके बाद हम देख लेते हैं फार्ड पेंटिंग्स को। तो फार्ड पेंटिंग्स जो है वो कैटल प्रोटेक्टिंग जो हीरोज होते हैं उनके लिए होती थी, कि जो कैटल को बचाते थे। उस टाइम पे ऐसे ट्राइब्स होती थी ना, ट्राइब्स में ऐसे चीफ होते थे जो ट्राइब के जो लोगों की कैटल्स है उनको बचाते थे, तो उनको हीरो वर्शिपिंग वगैरह की जाती थी। तो उनकी जो पेंटिंग्स बनती थी उनको फार्ड पेंटिंग्स कहते थे। तो इस तरीके के कुछ कैटल प्रोटेक्टिंग हीरोज थे, जैसे गोगा जी हैं जिनको राजस्थान हरियाणा के एरिया में पूजा जाता है, जैसे पाबू जी हैं। तो इस तरीके के वो हीरो वर्शिप की जाती थी फार्ड पेंटिंग में, उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जो लोकल हीरोज थे जो गॉड्स बन गए थे, ठीक है। तो ये राजस्थान में थी फार्ड पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भोपा एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब कहानी सुनाई जाती थी, जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड जो कहानी सुनाई जाती थी, वो रात भर वो कहानी चलती थी। लैंप से पेंटिंग को इल्यूमिनेट किया जाता था, कि एक लैंप जला के वो पेंटिंग दिखाई जा रही है और रात भर फिर वो जो स्टोरी है वो सुनाई जाती थी। बिल्कुल लाइव सिनेमा के जैसी वो जो स्टोरी है वो सुनाई जाती थी, ठीक है। जो भोपा है वो सुनाते थे पेंटिंग को, जगह जगह जाके स्टोरी सुनाते थे, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड जो स्टोरी होती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो फार्ड मेकर्स कौन थे, कि फार्ड बनाते कौन थे, आर्टिस्ट कौन होते थे। तो आर्टिस्ट होते थे जोशीज। जोशी वो होते थे जो पेंटिंग्स को बनाते थे, और भोपा वो होते थे जो जगह जगह जाके उनसे रिलेटेड स्टोरीज को सुनाते थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो फार्ड है वो भोपा नहीं है, उस भोपा नहीं बनाते थे, मतलब उसे जोशीज बनाते थे, जो कि कोर्ट पेंटर्स होते थे, ठीक है। अब हम स्कल्पचरल ट्रेडिशंस देख लेते हैं। हमने पेंटिंग ट्रेडिशंस को देख लिया है। स्कल्पचरल ट्रेडिशंस में जो मटेरियल्स का यूज होता था वो होते थे जैसे क्ले, जो टेराकोटा हो गया, टेराकोटा से जो भी स्कल्पचर बनते थे, फिर मेटल हो गया, स्टोन हो गया। अभी सबसे पहले हम ढोकरा स्टाइल देखते हैं। तो ढोकरा स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सीरे पर्ड्यू होता है उसका यूज होता है, जिसे हम लोस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक का नाम क्या होता है, सीरे पर्ड्यू। तो लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज होता है। तो बस्तर के जो घड़वा है वो इनमें मास्टर होते थे। तो ये चीज हमने घड़वा देखा था ना पीछे भी, पेंटिंग ट्रेडिशन में भी। तो जो बस्तर के घड़वा है वो इस चीज में माहिर होते थे, और ब्रोंज के भी जो स्कल्पचर्स है वो लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनते थे। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था कि लोस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता था। तो उस चीज से ब्रोंज के जो स्कल्पचर्स है वो बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ढोकरा प्रोसेस क्या होती थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जो वैक्स है वो में वैक्स भर दिया जाता था, और जब वो वैक्स भरते थे उसके बाद उसको हीट किया जाता था। तो जैसे बाहर से वैक्स है, ठीक है, और उसके अंदर मेटल फिल कर दी, पूरी मेटल फिल कर दी जाती थी। वैक्स का वो सांचा बना हुआ है कि कुछ भी बनाना है तो उसका ऐसे वैक्स से बना दिया, उसके अंदर मेटल भर दी। अब इसको हीट किया जाता था तो ये जो वैक्स है ये तो सारा मेल्ट हो जाता था, और उसकी जगह पे जो मेटल है वो उसमें भर दिया जाता था। तो इसलिए इसका नाम पड़ा था लोस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो जाता था और जो मेटल है उससे जो भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते थे। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे ढोकरा में ब्रोंज के कुछ मतलब ब्रोंज मेटल का यूज करके भी स्कल्पचर्स बनाए जाते थे।
इसके बाद हम टेराकोटा पे आते हैं। टेराकोटा जो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, तो टेराकोटा तो हर जगह पे मिल जाती है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो हर जगह पे टेराकोटा के स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे जो गोड्स, एनिमल्स, टॉयज, इन सभी चीज़ों के पैन इंडिया ट्रेडिशन है ना, ऑल ओवर इंडिया देखने को मिले हैं। क्ले से बनते थे, रिचुअल यूज़ के लिए भी यूज़ होते थे, क्योंकि गोड्स वगैरह की जो मूर्तियाँ वगैरह वो टेराकोटा से बनाई जाती थी। तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज एंड होती है अलॉन्ग विद दिस चैप्टर। तो चैप्टर 8 द लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया भी हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो आर्ट है ये म्यूजियम के लिए नहीं बना था, जो इस चैप्टर में हमने देखा है ये लोगों के जीने का हिस्सा था, इसीलिए इसको हम कहते हैं द लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी चीज़ें थी वो लिविंग हेरिटेज थी, फंक्शनल थे प्रोडक्ट्स, सिंबॉलिक थे किसी चीज़ के, और वो आज तक अलाइव हैं, इसलिए लिविंग वर्ड का यूज़ किया गया है।